वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आर्ट्स इतिहास का 2022 की परीक्षा में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। फर्स्ट प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर बताना है। तो याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी बात याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इन बातों को भी आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा ये वाला कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित एक शहर है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ का थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिला। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया, जबकि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज एक राजदूत था। ये क्या था? राजदूत था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत को नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? याद रखिए भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन भी सही है। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है महाभारत की रचना किसने किया। महाभारत की रचना किसने किया? तो याद रखिए महाभारत की रचना जो वेद व्यास के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर हमारा प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने किया? तो याद रखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 12 नंबर प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन में से 3 स्थान ऐसा है जहाँ पर अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और एक स्थान ऐसा है जहाँ पर अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। उन स्थान को ढूंढना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ब्रिटेन में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। बाकी बात जापान श्रीलंका सीरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। आईन ए अकबरी किसने लिखी। आईन ए अकबरी पुस्तक है जिसमें अकबर के विषय में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछ रहा है कि आईन ए अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखा। तो याद रखिएगा आईन ए अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो याद रखिएगा अकबर का वित्त मंत्री जो था राजा टोडरमल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जो इब्न बतूता को जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आते हैं 16 नंबर प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? याद रखिएगा, जजिया जो है जिम्बियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न, दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? याद रखिए, राजस्व विभाग के अध्यक्ष, है ना, राजस्व विभाग के अध्यक्ष जो होते थे उसे दीवान अशरफ कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, हम्पी में स्थित है। ऑप्शन है सही हो जाएगा, और हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, मैंने अपने आप को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर कि कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे? तो याद रखिए, कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कबीर का उपदेश संग्रहित है। 24 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत के द्वारा किया गया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, रामानंद के द्वारा। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, तलमंडी किसका जन्म स्थान है? तलमंडी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखिएगा, तलमंडी जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न, किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उल हिंद एक पुस्तक है, इस पुस्तक से पढ़ने में किसका यात्रा वृत्तांत के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, अलबुर्नी। कौन है? अलबुर्नी। ऑप्शन है सही। 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। ये 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत का विवरण किस भाषा में दिया, है ना? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया था? ये चारों ऑप्शन में से ढूंढ कर बताए थे। इसका हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर प्रश्न है। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर कि इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो याद रखिए, इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, महलबारी व्यवस्था जो लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, कौन थे? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 36 नंबर प्रश्न। हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किसे जाता है? व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है किसे जाता है? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? याद रखिएगा, 1857 की क्रांति जो है 10 मई को आरंभ हुई थी। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, अवध में 1857 की नेतृत्व जो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, याद रखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा भारत में रेलवे की शुरुआत जो 1853 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1773 ईस्वी में किया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, याद रखिए वास्को डी गामा जो 17 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। 1921 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, याद रखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 44 नंबर प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डंडी मार्च से शुरू हुआ। कह रहा है कौन सा एक आंदोलन जो डंडी मार्च से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है डंडी मार्च से शुरू हुआ था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, याद रखिएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन है सही हो जाएगा। आते हैं 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन है सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो जो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं थे, तो याद रखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है प्रधान संविधान में नहीं थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में ही बन गए थे। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ये 10 प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बतावें, ये भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न की बात करें, कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। महाजन पद से आप क्या समझते हैं, सभी महाजन पद का नाम लिखें। श्रीमद् भागवत गीता पर एक अति संक्षिप्त परिचय दें। छठा प्रश्न, वैदिक साहित्य पर संक्षेप में टिप्पणी को लिखें। 7वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, वर्णन करें। मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों का नाम लिखें। 9 नंबर, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया था। 10 नंबर प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किसने और कैसे किया था। 11 नंबर प्रश्न, भारत आने वाला 2 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांतों का नाम लिखें। झूम खेती के बारे में बतावें। वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 13 प्रश्न है। और 2 प्रश्न और है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुआ। और लास्ट प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 15 लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं अब वीडियो को लास्ट करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।